हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी से अलग है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना ये, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में रिलीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन ऐसे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन गेन। और याद रखिएगा दिस एंथैल्पी इज नेगेटिव। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं बेटा जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ओके, अब ये बेसिकली होती क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इसकी डेफिनेशन बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। डेफिनेशन कहती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए, इसकी डेफिनेशन में भी एक एक वर्ड का बहुत मीनिंग है, बहुत ज़्यादा मीनिंग है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, यहां रिक्वायर्ड नहीं होगा, यहां रिलीज्ड होगा, विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, उस अमाउंट को, उस मैक्सिमम अमाउंट को जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी जो रिलीज होगी उस मैक्सिमम अमाउंट को, विच इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन, फिर वही कंडीशन, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे पहली बात कि अगर कोई गैसियस एटम भी है और उसमें इलेक्ट्रॉन आप एंटर करा रहे हो, तो दैट शुड बी आइसोलेटेड। दैट शुड बी आइसोलेटेड। लाइक इफ़ यू वांट टू ऐड, मान लीजिए आप ऐसा करना चाहो, Cl2 है, ये गैसियस होता है और आप एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाहते हो और यहाँ पर Cl2 माइनस टाइप का कुछ बनाना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका गैसियस तो है बट आइसोलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट आइसोलेटेड। इफ इट इज गैसियस सो मेक इट आइसोलेटेड। इसको हमने आइसोलेटेड बनाया। आइसोलेटेड कैसे बनाएंगे? आइसोलेटेड बनाने के लिए इस Cl2 को हम डिसोशिएट करेंगे और ये Cl2 Cl आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ देंगे ताकि हमें सिंगल एटम ऑब्जर्व कर सके। अब जब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया, नाउ यू कैन एंटर एन इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, एंड द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसकी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे एंटर कर रहा है आउटर मोस्ट शेल में, मान लीजिए एक और जनरल एक्सपेरिमेंट, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि ए गैसियस एटम है और उस ए गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एंटर करके गैसियस आयन बनाता है। तो हियर द विच इज एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी जैसे रिलीज होती है तो उसको अलग से करके ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच यहाँ पे जो निकलेगा दैट विल बी नेगेटिव, और चाहे तो उस एनर्जी को प्लस करके यहाँ पे लिखा जा सकता है। सवाल इस बात का उठता है
कि ये मैक्सिमम एनर्जी या कैसे एनर्जी हम करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंट्री इजी हो तब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, या इलेक्ट्रॉन की एंट्री मुश्किल हो तब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। तो यहीं से आपको फ़र्क महसूस होगा कि हाउ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। मैं आपको बताऊं, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो समझिएगा यहाँ पर एज इज बहुत ही स्टार पॉइंट है और इसी की वजह से ये फैक्टर्स आएंगे सब। एज इज एक वर्ड सुनिएगा, एज इज एन इलेक्ट्रॉन एंटर एज मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज़्यादा आसानी से कहीं पर इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा आउटर मोस्ट शेल में उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये मस्ट है कि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली, बड़े मज़े से, बड़े बिना रिपल्शन के, बिना रुकावट के एंटर करे। सवाल इस बात का होता है, यहीं से वो बातें निकल के आएंगी कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो उसकी एंट्री को ईजीली बनाते हैं, ईज़ बनाते हैं, आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे उन बातों को अब हमें समझना होगा कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसकी एनर्जी, उसकी एंट्री को ईज़ बनाते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स को हम कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो फैक्टर्स जो कि इसकी एंट्री को इजी बनाएंगे वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़ाएंगे। वो फैक्टर जो उसकी एंट्री को मुश्किल बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को घटाएंगे। तो इसी से ये पता चलेगा किन किन फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, किन किन फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। उनमें से सबसे पहले एक फैक्टर जो हमारे सामने आया, इससे पहले कि हम उसके ऑन फैक्टर्स का डिस्कशन और ज़्यादा करें, कुछ बातें हम और कर लेते हैं। अभी कुछ फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे लेकिन कुछ बातें हम और कर लेते हैं। जैसे कि वहाँ पर हमने बात की थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सो ऑन। ये डिपेंड करता है किस पर किस तरीके से क्या हो रहा है। अब लेट्स टेक वन थिंग, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं चीज़ों का अलग अलग तरीके से। पहले तो आप इतना अच्छे से समझ गए, अब हम इनके फैक्टर्स का डिस्कशन तो अभी करेंगे ही करेंगे, साथ में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर कोई एटम जिसमें कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को अब ऑक्सीजन गैसियस आइसोलेटेड एटम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की एंट्री आपने कराई और O2- बना दिया। क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? नहीं। वहाँ पे देखिए क्या बात हुई थी डेफिनेशन में, एन इलेक्ट्रॉन एंटर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर करेंगे एक साथ। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, ये कुछ और हो सकता है, पर ये डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब हो सकती है? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज ओनली एंटर्ड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपका O- बन गया बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1। EA1 होगा ये। इसके बाद आपका EA1, ये O-1 बन गया, दिस इज O-1, याद रखिएगा। उसके बाद ये O-1, अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाहते हो तो अब हम O-1 में एंटर कराएंगे। दिस विल बी O2-1, दिस विल बी EA2। देखिए पहली बार क्या था, फर्स्ट टाइम ये था बेटा, फर्स्ट टाइम इसका ये था कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का एंट्री बहुत इजी था, क्योंकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को चाह रहा था कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और इलेक्ट्रॉन आसानी से आ रहा था, और उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको अपनी तरफ भी खींच रही थी, और साथ में उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो उसको अपनी तरफ खींच भी रहा था, और साथ में वहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो पहली बार इलेक्ट्रॉन की एंट्री ईजी थी, इस वजह से जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी बेटा, उससे एनर्जी रिलीज़ होगी और वो नेगेटिव होगी, उससे एनर्जी रिलीज़ होगी और वो नेगेटिव होगी। ज़रा समझिएगा, और वो नेगेटिव होगी। अगर हम दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें ना,
दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, याद रखिएगा ज़्यादातर जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बहुत मुश्किल होती है, एंड दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि अब ऑलरेडी ये आपका पॉजिटिव होता है। होता क्या है, अब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है, अब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना मुश्किल है, यानी अब वो इजीली एंटर नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी से एंटर नहीं कर रहा है, बल्कि उसको आपको कराना पड़ रहा है। और जब किसी चीज़ को आप कराना पड़ता है, यानी किसी चीज़ को आपको करना पड़ता है, तो आपको अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है, एनर्जी को देना पड़ता है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है टू एंटर द इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दिस एनर्जी इज़ पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपने आप से एंट्री चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन फेवरेबल थी एंटर कराने की। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका पॉजिटिव होगा। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका नेगेटिव होता है, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 इज नेगेटिव, but first electron affinity, but EA2 यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA3 आर पॉजिटिव, क्योंकि तब हमें इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती एंटर कराना पड़ता है। आप किसी काम को ज़बरदस्ती करा रहे हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एक काम खुद से हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। सो हियर द थिंग इज़, कॉन्सेप्चुअल थिंग है, जिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आप बात करते हो दैट इज़ बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें आप ये बात करते हो कि एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके बेटा, सवाल उठा कि सर ये जो आपका यहाँ पर आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने सीधे एंटर करा दिए, तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा? तो मैंने कहा ये तो डेफिनेशन के हिसाब से ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए है, पर वहाँ पे एंट्री 1 इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए, यहाँ पर तो एंट्री 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से ही नहीं है। तो इसी तरीके से आपका जैसे N3- आपको बनाना है, पहला इलेक्ट्रॉन आपने एंटर कराया N-1, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आई, लेकिन जब आप दूसरे को कराते हो, तीसरे को कराते हो तो पॉजिटिव आ जाती है। तो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हो कि जितनी आसानी से एंटर इलेक्ट्रॉन का होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी, निकलने की तो बात छोड़ दो, कभी कभी एंट्री कराने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को देना पड़ जाएगा, मतलब एनर्जी को देना पड़ जाएगा, तो वहीं पर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, ये थोड़ा सा अलग है आयोनाइजेशन एनर्जी से। चलिए अब हम देखते हैं कि वो फैक्टर, जिन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर एनर्जी इजीली रिलीज़ होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एंट्री इजीली होगी, इलेक्ट्रॉन एंट्री इजीली करेगा, उन फैक्टर्स को हम देखते हैं। उनमें से सबसे पहले फैक्टर की बात हो रही थी कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि उसको एनर्जी को वहाँ से रिलीज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट आ रहा था एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक बार देखता हूँ, आपको बताता हूँ। एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का डिस्कशन, ये यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के साथ अगर आप पीरियड की बात करें, पीरियड में, तो पीरियड में साइज डिक्रीज होता है। तो जब पीरियड में साइज डिक्रीज करेगा, तो साइज डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को और करीब से एंटर ही कराना चाहेगा। इट मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना, दैट विल इंक्रीज, वो इंक्रीज करेगी। अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में साइज इंक्रीज करेगा, ग्रुप में साइज इंक्रीज करेगा, तो साइज इंक्रीज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ये मैंने एक नॉर्मल ट्रेंड बता दी है, अब आपको कुछ एक्सेप्शंस जो मिलेंगे वो आपको सब बताए जाएंगे। याद रखिएगा कि पीरियड में साइज डिक्रीज करता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटम का,
एटॉमिक रेडियस कम होती है। तो जब कम होती है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के करीब आता है तो न्यूक्लियस इजीली उसको एंटर कराने की कोशिश करेगा। जितना इजीली एंटर कराने की कोशिश करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज। अब आप ऊपर से नीचे आइए, ऊपर से नीचे आने पे साइज़ बढ़ता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती जाती हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती गई, साइज़ बढ़ता गया। साइज़ बढ़ने से क्या होगा? साइज़ बढ़ने से ये होगा बेटा कि वहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्टिव पावर कम होती चली जाएगी। तो अगर जो आउटर मोस्ट शेल के रीजन में, उसके सराउंडिंग में इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन इज़ कमिंग, तो न्यूक्लियस उसे उतनी मजबूती से अट्रैक्ट या एंटर नहीं करा पाएगा, बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस का इंटरेस्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी उतनी आसान नहीं हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी उतनी आसान नहीं होगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी। एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब कम रिलीज़ होगी। कम रिलीज़ होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। समझिएगा मेरी कहानी को, बातों को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती चली जाती है। अब कैसे, कहाँ पे बढ़ जाती है, वो सब रीज़न आपको डी सीरीज़ में कहाँ क्या होता है वो सब बताएंगे। अभी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक सब में डिस्कस करेंगे। सवाल इस बात का उठता है, चलिए अब बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। एक रीज़न तो साइज़ हो गया, दूसरा साइज रीज़न आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कई बार साइज़ इक्वल होता है पर चीज़ें अलग दिखती हैं आपको, दैट इज़ ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने देखा कि पीरियड में, अगर आप ध्यान दें तो पीरियड में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज का साइन ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि उस पीरियड में जेड इफेक्टिव यानी कि वो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। आपने देखा कि ग्रुप में एक रीज़न ये भी आता है, ग्रुप में आपने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है। रीज़न पता है क्या है? जेड इफेक्टिव भी वहाँ पे डिक्रीज कर रहा होता है। जेड इफेक्टिव भी डिक्रीज कर रहा होता है क्योंकि शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है। सवाल इस बात का उठा कि जेड इफेक्टिव क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हम जानते हैं कि जेड, यहाँ से ज़रा समझिए, जेड इफेक्टिव या जेड स्टार जिसे हम कहेंगे जेड स्टार जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है, जहाँ पे सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो अगर जेड और जेड स्टार और सिग्मा में क्या रिलेशन है? जेड स्टार और सिग्मा में उल्टा रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सिग्मा में क्या रिलेशन होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सिग्मा में उल्टा रिलेशन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर सिग्मा बढ़ रहा है, कहीं पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, शील्डिंग बढ़ती चली जा रही है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाएगी। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल मैथमेटिकल वे में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके बेटा? अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब आप समझिए ज़रा, आयनाइजेशन एनर्जी में आपने ये कॉन्सेप्ट समझा था, स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। फुली फिल्ड मीन्स सब जानते हो, फुली फिल्ड मीन्स जैसे पी आपका कंप्लीटली फिल्ड हो, यानी उसमें 1 2 3 4 5 6 हो, या हाफ फिल्ड मतलब लाइक पी आपका 1 1 में हो, या डी है वो 1 1 में हो, ये आपका फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या सीखा था? आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलता था और ये हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड बहुत ही स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन किए होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब भी इनकी स्टेबिलिटी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो ये कोई भी दुनिया की चीज़ अपनी स्टेबिलिटी के साथ समझौता बहुत मुश्किल से करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी मुश्किल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंट्री इसलिए मुश्किल होगी कि कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को, अगर ये चीज़ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है तो ये तो आपका 3 की जगह ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ये तो 4 बन गया ना,
तो ये तो डिस्टर्ब हो गया, इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो गई। तो कोई भी नहीं चाहता कि स्टेबिलिटी इसकी कम हो। इट मीन्स इसकी एंट्री मुश्किल होगी। एंट्री मुश्किल होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी। यानी इनके लिए हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ वेरी लेस। कहीं पर भी अगर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो जाती है। इस बात को ज़रा समझिएगा, इस बात का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्टर्ब करे, कोई नहीं चाहता अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे। याद रखिएगा, पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं पर भी या दुनिया की किसी भी चीज़ में कोई भी नहीं चाहता कि स्टेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो। स्टेबिलिटी को हर कोई पाना चाहता है, खोना नहीं चाहता। तो खोना होता है तो बड़ी मुश्किल से खोता है, पाने के लिए बड़ी ख्वाहिश होती है कि जल्दी से कुछ मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी पाने की ख्वाहिश बहुत होती है कि स्टेबिलिटी हमें जल्दी से मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जिनमें स्टेबिलिटी को पाने के लिए बहुत जल्दी से कुछ हो जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी खोने के समय बहुत दर्द होता है और उस वक्त में बहुत मुश्किल होता है उसको खोना। तो दैट्स वाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंट्री बड़ा मुश्किल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एंट्री मुश्किल हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी एनर्जी, मैंने कहा था जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जब आसानी से ही नहीं एंटर कर रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी नहीं, बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होगी। और कुछ कंडीशन तो मैंने आपको ऐसी भी बताई सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, जिसमें कि मुश्किल से इतना होता है कि तुम्हें एनर्जी निकालने के बजाय एनर्जी देनी पड़ जाती है उसको डालने के लिए। तो ये एक रीज़न था जिसमें, और इसके कुछ एग्जाम्पल अभी हमारे सामने होंगे। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम करें और पीरियड की बात कर रहे हैं। अब ये जो हमने फैक्टर देखे थे, इन फैक्टर में एक फैक्टर हम और डिस्कस कर सकते हैं, एक फैक्टर ही हम यहाँ और डिस्कस कर सकते हैं, और वो फैक्टर हमारा वो पेनिट्रेटिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट, वो भी जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में होता था ना कि S के लिए ज़्यादा है, P के लिए उससे कम है, D के लिए उससे कम है, ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी वैसे ही होता है कि S के लिए ज़्यादा होता है, S में एंट्री ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी S और P D F में। अगर N आपका सेम है, अगर इफ़ N इज सेम यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, ये चीज़ आपकी अगर सेम है तो यहाँ पर ये बात हो सकती है। चलिए हम पीरियड में डिस्कशन करते हैं। पीरियड में डिस्कशन करने पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूँ, सेकंड पीरियड की बात करते हैं, फिर हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे। सेकंड पीरियड में आप जाते हो लिथियम में, फिर बेरिलियम में, फिर बोरॉन में, फिर कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर फ्लोरीन में, और फिर आप जाते हो नियॉन में। फिर थर्ड पीरियड में, अब पहले सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। सेकंड पीरियड में देखिए, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आप मान के चलो ज़ीरो होगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स निगेटिव होने की टेंडेंसी ही नहीं रखते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप मान के चलो ज़ीरो होगी। फिर बात आती है बोरॉन की और कार्बन की, फिर बात आती है नाइट्रोजन की। टेल मी वन थिंग, अगर हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन आपका 5 पे होता है, बोरॉन 5 पे होता है तो ये बनता है 1s2 2s2 2p1, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे एंट्री आसान होगी, लेकिन इसका कार्बन की बात करें तो ये होता है 1s2 2s2 2p2, और इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये होता है 1s2 2s2 2p3। अब आप ज़रा मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा, जैसे कि बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती चली जाती है, तो इसका मतलब बोरॉन से ज़्यादा कार्बन की होनी चाहिए थी, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों मसले पड़ जाते हैं, ये एक्सेप्शन बन जाता है। क्यों मसला पड़ गया? क्योंकि आपने देखा बोरॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 1 है, लेकिन यहाँ देखो कार्बन को, कार्बन में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो वो 2p3 बन जा रहा है, यानी कि हाईली स्टेबिलिटी गेन कर ले रहा है, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिलीज होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी बेटा, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। ओके, तो एक बात समझिए ना, कार्बन है, कार्बन में ये आपका लास्ट में 2p2 का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन वाला है। अब अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री कराई कार्बन में,
कार्बन में आपने एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराई और ये कार्बन गैस के फॉर्म में हम लेंगे यहाँ पर, और एक कार्बन माइनस बना, तो इस कार्बन माइनस का तो क्या हो जाएगा, इसका तो फिर बैलेंस शेल की एंट्री जो बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा बन रहा है, ये तो हाफ फील्ड बन जा रहा है। तो आपको मैंने बताया कोई चीज़ बहुत जल्दी से स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ देखिए इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी रिलीज़ हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आ जाओ भाई। नाइट्रोजन ऑलरेडी आपके स्टेबिलिटी पे थे। अब अगर तुम नाइट्रोजन में स्टेबिलिटी ऑलरेडी मौजूद है और तुम एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा के उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा के तुम उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दोगे, तो क्या वो खुश होगा? नहीं, वो तो बिल्कुल खुश नहीं होगा, अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो आप इस तरह से ले आए तो ये तो लेस स्टेबल हो गया। ये अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं बात कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी मान लीजिए कार्बन की है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके नाइट्रोजन की है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से अपने ज़्यादा हो, जबकि ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं पीरियड की बात कर रहा था और मैंने एक जनरल ट्रेंड लिखा था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ जाता है, तो वैसा होना चाहिए था, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, है ना। बाकी यहाँ पर वैसा ही होगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है ऑक्सीजन में, और यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन इससे ज़्यादा होगा ही। तो ये इससे ज़्यादा होगा, ये इससे भी ज़्यादा होगा, ये इससे और ये इससे ज़्यादा, इस तरीके से होगा। और इसके लिए देखिए नियॉन तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड ही नहीं होगी। अब नियॉन एक इनर्ट गैस है बेटा। नियॉन की बात अगर मैं करूँ तो नियॉन में आप समझिएगा ज़रा, नियॉन में क्या होगा, नियॉन तो भैया आपका 1s2 2s2 2p6 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर क्यों करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं होगी, जीरो होगी, एनर्जी निकलेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं करेगा। तो आप बात को समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कहाँ पर कमजोरियाँ दिख रही हैं, कहाँ पर उसकी कमियाँ दिख रही हैं। एक्सेप्शन देखिए, मैंने एक्सेप्शन के लिए वो तो खैर पॉइंट लिख रखा था, लेकिन ऑलरेडी मैं बता ही रहा हूँ आपको। यहीं पर अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करता और उसमें एक्सेप्शन की बात करता, थर्ड पीरियड और एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होते हैं खाली, बस ध्यान रखना होता है थोड़ा सा। ज़रूर मैं इतना बात मानता हूँ कि यहाँ पर 60% समझने की ज़रूरत है, तो 40% मेमोरी की भी ज़रूरत है। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में 80% समझने की ज़रूरत है, 20% मेमोरी की ज़रूरत है, और फिज़िकल में तो 99% सिर्फ समझना है, 1% फार्मूले थोड़े से याद रखने हैं। तो बेटा यहाँ पर थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पीरियड में कौन होता है? थर्ड पीरियड में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, है ना, सल्फ़र, क्लोरीन, और फिर आपका आर्गन आता है। यहाँ पर आर्गन की मैं बात करता, अब ज़रा समझिएगा, इनके लिए ये तो एल्कली है, ये तो ये है, इनके लिए तो आप मानिए ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके लिए आप मानिए ज़ीरो। ये इनर्ट गैस है, इसके लिए आप मानिए ज़ीरो। क्योंकि ना तो ये नेगेटिव बनेगा और ना ही ये नेगेटिव बनना चाहेंगे, क्योंकि अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नेगेटिव स्टेट पर कभी भी नहीं आते हैं। बेटा यहाँ पर आप समझिएगा ज़रा, एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम भी नेगेटिव स्टेट पर कभी नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज़ीरो ही लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की और फास्फोरस की। सिलिकॉन किसकी तरह है? सिलिकॉन में आपका 14 आया। चलिए, सिलिकॉन और फास्फोरस में जनरल ट्रेंड ये कहता है कि ये आपका सिलिकॉन फास्फोरस का सिलिकॉन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये मिलता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक्सेप्शन कहता है कि फास्फोरस का सिलिकॉन से कम है, बल्कि सिलिकॉन का फास्फोरस से ज़्यादा है। बिल्कुल सेम रीज़न है जो इससे पहले हमने कार्बन और नाइट्रोजन में देखा था, बिल्कुल सेम रीज़न यहाँ पर भी है। रीज़न वही है कि यहाँ पर सिलिकॉन में अगर ध्यान से आप देखें तो ये आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2,
तो देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना तो ये 3p3 बन जाएगा। तो 3p2 से अगर कोई चीज़ 3p3 बन रही है तो उसके लिए तो बड़ा अच्छा है, हाफ फील्ड बन रहा है। हाफ फील्ड बन रहा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पे फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस आपका 15 होता है एंड दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इस तरीके से बेटा ये होता है। अब यहाँ पर अगर 3p3 से कोई चीज़ 3p4 बन रही है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो एंटर करने पे 3p4 हो रहा है, तो ये तो उसकी स्टेबिलिटी के साथ समझौता हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। वो तो नहीं चाहेगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो, है ना। तो इस तरीके से ये आपका इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में जनरल ट्रेंड ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। जनरल ट्रेंड ये है, ऊपर से नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम इफ यू आर मूविंग देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे कि आपने देखा कि डिक्रीज कर रही है। आप यहाँ पर एक बात देख सकते हो कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर ऑप्शन ये होना चाहिए था कि यहाँ पे जो होना चाहिए था कि फ्लोरीन क्लोरीन से बड़ा है, क्लोरीन ब्रोमीन से है और ब्रोमीन आयोडीन से है। लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शन मिल जाता है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बजाय उल्टा हो रहा है। क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा है, फ्लोरीन का ब्रोमीन से और ब्रोमीन का, और दुनिया में मोस्ट हाईली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की होती है। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है? देखिए रीज़न क्या होता है कि ये आपका है फ्लोरीन, ये आपका है क्लोरीन, ये आपका है ब्रोमीन, ये आपका है आयोडीन। आप जैसे जानते हो कि फ्लोरीन दुनिया का मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहेगा तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन की एंट्री की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा फ्लोरीन के पास जाने के लिए। लेकिन फ्लोरीन का साइज़ है छोटा, तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाना चाहेगा और बड़ा मज़े से जाएगा, मगर इतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से वहाँ पर वो रिपल्शन फील करेगा, इजी नहीं फील करेगा, बड़ा मज़ेदार फील नहीं करेगा। तो एंट्री बहुत आसान नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा मज़ा कम हो जाएगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। वहीं पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। Cl के पास बहुत मन से नहीं जाएगा, उतने मन से नहीं जाएगा जितना वो F के पास जा रहा था, लेकिन Cl के पास चार्ज डेंसिटी कम है और आने की पॉसिबिलिटी बहुत आसानी से है, जगह अच्छी खासी है, एंट्री बड़ी कंफर्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन को बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है कि ठीक है यार, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं माल मिल रहा है, लेकिन बड़ा कंफर्टेबल है यहाँ पर। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन हो, थ्रोट कट कंपटीशन हो और आपको पैसा खूब मिल रहा हो, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा आपको कि पैसा तो खूब मिल रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा एक ऐसी कंपनी हो जहाँ पर थ्रोट कट कंपटीशन नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम है अमाउंट, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, और बड़ा कंफर्टेबल है, स्पेस है, आपकी जगह स्पेस है, आपकी वैल्यू है, आप एंट्री कर रहे हो आराम से, तो आपको क्या लगेगा? आपको कंफर्टेबल वहाँ फील होगा। जहाँ कंफर्टेबल फील होगा वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जहाँ स्टेबिलिटी बढ़ाएगी तो इसका मतलब वहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा उसी की हो जाएगी बेटा। तो ये आपकी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिस्कशन आपने देखा कि कहाँ से कहाँ तक ये सब हो सकता है। चलिए इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर कुछ क्वेश्चन भी हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन को करने के बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑक्सीजन देखा आपने, ऑक्सीजन देख रहे हैं आपकी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, O- में जा रहा है, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये प्लस में आ रही है। एनर्जी जो रिलीज आ रही है ना वो प्लस में आ रही है। द रीज़न फॉर द वैल्यू ऑफ E इज़ कि रीज़न, ये रिएक्शन आपके एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, या ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों है। देखिए रीज़न क्या है इसका, रीज़न मैं आपको बताऊं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये तो क्लियर ही है,
लेकिन ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऑक्सीजन में, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ आपको, ऑक्सीजन में मान लीजिए ये O माइनस बनता है और ये वैल्यू जो निगेटिव यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, सपोज करिए एनर्जी यहाँ पर आपकी 200 मान लीजिए रिलीज करती है, सपोज करिए 200 एग्जांपल के तौर पर लेट्स टेक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो एनर्जी रिलीज करती है, तो इसलिए ये O माइनस बना। लेकिन वहीं पर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर करने पे एनर्जी रिलीज करने के बजाय बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ जा रही है उस इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए। तो ये जो O2 माइनस बन रहा है ना, ये आपके इसमें एनर्जी आपको देनी पड़ जा रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। और एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो रही है? एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है 944.7, ये प्लस की है। अब आप समझिए आपको बनाना था ये, आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपका ये तो सब्ट्रैक्ट, ये तो हट ही जाएगा, ये है ना, इट बिकम्स O गैस और 2 इलेक्ट्रॉन की ऐसे हो जाएगी और ये O2 माइनस बन जाएगा। अब आप समझिए इसमें जो एनर्जी निकल के आई वो 744.7 निकल के आई। तो इसका बेसिक रीज़न ये है। ओके, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन पहले आता है, फिर फास्फोरस और फिर आर्सेनिक। इस किसमें कितना ज़्यादा है, आखिर कौन किससे बड़ा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप सबके सब जानते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे जाने पर घटती चली जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी घटती चली जा रही है तो इस कंडीशन में आप एक बात समझ सकते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई ऐसी एक्सेप्शन वाली बात तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में होती है, और तो इसमें ऐसी एक्सेप्शन की चीज़ आपको नहीं दिखाई देती है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम में आप देख सकते हो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सल्फर की और सेलेनियम की। फिर एक आसान सा क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है बेटा।